नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में। जियोमॉर्फोलॉजी में टॉपिक 2 के अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भूसन्नति क्या है या उसके बारे में एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें फोकस करना है कोबर के अकॉर्डिंग जो क्या कहा गया उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसकी सभी अवस्थाओं को भी जानेंगे, इसकी आलोचना और निष्कर्ष सभी पर बात करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और सभी वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा देखिए, GS1 और GS2 वो भी समय समय पर उसके भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आते रहेंगे। लगातार आप बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका की अगर बात करें तो जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोबर ने 1923 या 25 है, एक बार आप जरूर कंफर्म कर लें, ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो फोल्डेड माउंटेन के बारे में कोबर ने अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। कोबर का सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? इनका जो सिद्धांत है ये संकुचन शक्ति पर आधारित है। ध्यान रखना इस बात को, संकुचन शक्ति पर ये जो कोबर का सिद्धांत है ये आधारित है। कहता है इस सिद्धांत के अनुसार जहां आज पर वलित श्रेणियां हैं, फोल्डेड माउंटेन का जो रेंज है, वहां पर पहले भू अभिनीतियां या पर्वत निर्माण के स्थल थे, परंतु अमेरिकन भूशास्त्री हॉक के विपरीत उन्होंने चौड़ी एवं लंबी भूसन्नितियों की कल्पना की। देखिए, इसमें क्या होता है कि लगातार अवसाद जो है इसमें भूसन्निति के अंतर्गत बात करें, इसमें जमा होते जाते हैं। तो कोबर के अनुसार जो है ये सिद्धांत मोस्टली संकुचन शक्ति पर आधारित है। इनके हिसाब से आज जहाँ पर वलित श्रेणियाँ हैं वहाँ कभी जो है भू अभिनीतियाँ होती थी या पर्वत निर्माण के लिए जगह था। आगे देखते हैं कोबर के अनुसार पर्वत निर्माण। कहता है कि कोबर के अनुसार भूसन्नतियों के दोनों किनारों पर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, ठीक है, जिसे उन्होंने क्रोटोजेन या अग्र प्रदेश कहा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये इसको कह देंगे, इसको आगे अच्छे से फिगर में देखेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जैसे ये वाला भाग अग्र प्रदेश हो गया, ये वाला भाग जो है ये मध्यपिंड इसे कहते हैं। ठीक है, तो दोनों किनारे जो है ये प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिसे अग्र प्रदेश नाम दिया। कोबर ने ऐसे 9 दृढ़ भूखंड के बारे में बताया। ये दृढ़ भूखंड कौन से थे? तो रूस, चीन, साइबेरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, अफ्रीका व अंटार्कटिका। इस प्रकार से कुल 9 दृढ़ भूखंडों के बारे में कोबर ने बताया। वहीं कोबर ने पर्वत निर्माण की 3 अवस्थाओं के बारे में भी बताया है। जो पहली अवस्था है वो है भूसन्नति की अवस्था। इसमें देखते हैं क्या कहता है कि प्रथम अवस्था में ठंडा हो रहे भूपृष्ठों के संकुचन के कारण, कंप्रेशन के कारण भूसन्नतियों का निर्माण हुआ, जो कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार से जो है तलछटों का निक्षेप हुआ और तल में लगातार समय के अनुसार, समयानुसार जो है घिसाव जारी रहा। आगे कहता है कि अपर्दन के दूत, मतलब अपर्दन करने वाले कारक जो है नदी, हिमानी, पवन इत्यादि कई सारे कारक हैं। इनके द्वारा अग्र प्रदेश के अपर्दन से प्राप्त अवसादों का लंबी अवधि तक भूसन्नतियों में जमाव। इस चीज को ऐसे समझते हैं कि ये जो अग्र प्रदेश है यहाँ पर अपर्दन हुआ और इसके जो अवसाद हैं लगातार जो है लंबी अवधि तक यहाँ पर ये जमा होता रहा। लगातार हो रहे निक्षेप से उसके भार में वृद्धि हुई। अब यहाँ से लगातार चीज़ें जो है इस भूसन्नति में अगर जमा हो रही है
तो यहाँ का वेट में जो है वृद्धि होती है, जिससे क्या हुआ कि भूशनति की तल जो है धंस गई और नीची होती चली गई। जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, लगातार जो है इसमें निक्षेप होते गया भूशनति में और उसका तल धंसता गया, लगातार नीची होते गई और अधिक जमाव के लिए जो है स्थान निरंतर बनता गया। तो ये थी भूशनति की अवस्था। आगे देख लेते हैं। पर्वत निर्माण की अवस्था की अगर बात करें तो कहता है कि इस अवस्था में भू संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज दबाव के कारण दोनों जो हैं अग्र प्रदेश से एक दूसरे की ओर सरकने लगते हैं। एक दूसरे की ओर क्या हो रहा है, सरक रहा है, क्योंकि लगातार देखिए अग्र प्रदेश से जो इसका अपर्दन हो रहा था और इसमें जमा हो रहा था, जिससे क्या इसमें और भी स्थान जमा होने के लिए बनता जा रहा था, जो कि पहली अवस्था में था। कहता है दबाव जब सामान्य रहता है, मतलब दबाव सामान्य रहने पर भूशनतियों के दोनों किनारों के मलबे जो है ये दो सीमांत पर्वत श्रेणी या बॉर्डर रेंज के रूप में वलित हो जाते हैं। ठीक है, जब दबाव हमारा समान रहेगा तो दोनों किनारे जो हैं ये किस प्रकार से हो जाएंगे, तो पर्वत श्रेणी या बॉर्डर रेंज के रूप में वलित हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। परंतु मध्य जो भाग है, यहाँ देख रहे हैं मध्य भाग वलन से अप्रभावित रह जाता है। ये भाग जो है ये अप्रभावित रह गया। इस अप्रभावित भाग को कोबर ने मध्य पिंड या ज्वासेनबर्ग कहा। ये जो फिगर में अगर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देख लें तो ये वाला जो भाग है ये मध्यपिंड, ये भाग क्या है, तो ये अप्रभावित रहा, इसे ही मध्यपिंड कहा गया। बात करें मध्यपिंड के उदाहरण की तो देखिए हिमालय एवं कुनलून श्रेणी के बीच जो तिब्बत का पठार है ये मध्यपिंड का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मैदानों में अगर बात करें तो कार्पेथियन एवं दिनारिक अल्पास के बीच जो हंगरी का मैदान है वह भी मध्यपिंड का ही उदाहरण है। छिछला सागरों में अगर बात करें तो एटलस व पिरेनीज अल्पास के बीच जो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी है वह भी मध्य पिंड या ज्वासेनबर्ग का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ अगर आप फिगर पर थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो फिगर में दर्शाया गया है कि कोबर के अनुसार हिमालय एवं कुनलून का निर्माण, ये देखिए ये कुनलून श्रेणी है और ये माउंट एवरेस्ट की श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर जो है तारिम बेसिन है और ये सिंधु गंगा बेसिन है। लगातार जो है अवसाद यहाँ पर जमा होते गए, जिस कारण से क्या हुआ कि दोनों अग्र प्रदेश में फोल्डन, मतलब दोनों अग्र प्रदेश जो है मुड़ गए, माउंट एवरेस्ट वाला और कुनलून वाला, और मध्य भाग जो है ये अप्रभावित रह गया। ये है देखिए अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि कोबर के अनुसार जब संपीड़न बल अत्यधिक रहता है, अभी तक तो हम लोगों ने सामान्य दबाव के बारे में देखा, अब देखते हैं जब ये जो फोर्स है ये बहुत अत्यधिक हो जाता है तब कहता है संपूर्ण मलबा ही वलित हो जाता है, पूरा का पूरा भाग जो है ये वलित हो जाता है, जिस कारण से मध्यपिंड का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, मध्यपिंड नहीं बन पाता है। दबाव शक्ति में वृद्धि के कारण दोनों अग्र प्रदेश एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। लगातार बढ़ते हुए दबाव के कारण जो फोल्डेड भाग था वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिससे कि दोनों सीमांत श्रेणियां जो है एक सीमांत तल नॉर्म के सहारे सट जाता है जब दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक सट गया है, दोनों श्रेणियां जो है इसे नॉर्म कहते हैं। बात करें कि जब दबाव बहुत ज़्यादा होगा तो इससे पूर्व का जो फिगर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से फोल्ड हुआ, बीच में नॉर्मल रहा और ये मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश बोलते हैं, मध्यपिंड था। लेकिन जब दबाव अत्यधिक हो तो पूरा पर्वत या पूरा भाग ही वलित हो जाता है और मध्यपिंड का निर्माण नहीं हो पाता, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये अत्यधिक दबाव से संपूर्ण मलबे का ही वलन हो गया।
आगे कहता है कि कभी कभी वलन की जो एक भुजा होती है दूसरे भुजा पर चढ़ जाती है, जिसे परिवलन कहते हैं। जब एक भुजा दूसरे भुजा पर चढ़ जाए उसे परिवलन कहते हैं। चूंकि एक ओर से तीव्र दबाव से परिवलन की जो ऊपरी भुजा है वह धुरी के सहारे, एक्सिस के सहारे टूटकर कई किलोमीटर दूर ग्रीवाखंड के रूप में फिसल जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये ग्रीवाखंड का निर्माण इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये इसके ऊपर जो है अध्यारोपित हो जाती है। बात करें तीसरी अवस्था की तो ये है पर्वत विकास की अवस्था। कहता है इस अवस्था में अपर्दन द्वारा पर्वतीय मलबे कटकर सागरों में जमा होते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पर्वत है, इसके जो मलबे हैं लगातार जो है कहाँ जमा हो रहे हैं, तो सागरों में जमा हो रहे हैं। आगे कहता है लगातार सागरों में जमा हो रहे मलबे होते हैं, इसके फलस्वरूप भू संतुलन के लिए निम्न भाग निक्षेप भार के कारण धंसता जाता है। मतलब जहाँ जमा हो रहा है वहाँ पर लगातार चीज़ें जो है, इस तरह से अगर बात करें कि मान लेते हैं यहाँ जमा हो रहा है, लगातार यहाँ जमा हो रहा है, तो भार के कारण जो है ये धंस जाता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से अपर्दन हो रहा है, इस भाग से जो अपर्दन हो रहा है, तो यहाँ का भाग जो है ये हल्का होते जाता है। ठीक है। और कहता है कि अपर्दित पर्वतीय भाग, इस भाग, क्योंकि यहाँ से अपर्दन हो रहा है तो ऑब्वियस ये हल्का होगा, जहाँ जमा हो रहा है वो भारी होगा, तो हल्का वाला भाग जो है वो उठ जाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देख लीजिए, ये हिमालय है। यहाँ पर इसी बात को आप फिगर में भी देख सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये हिमालय पर्वत श्रेणी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका अपर्दन हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका निक्षेपण होता है। जहाँ लगातार निक्षेपण हो रहा है वहाँ क्या होगा, तो भार में वृद्धि होगी। वहीं जहाँ से अपर्दन हो रहा है वहाँ जो है भार में कमी आएगी और लगातार भार बढ़ते रहने के कारण यह भाग जो है धंस जाता है। वहीं ये भाग धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिमालय। इस फिगर के माध्यम से हम लोगों ने देखा पर्वतों का उत्थान। कहता है इस प्रकार कोबर ने अपने भूषणति सिद्धांत द्वारा वलित पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करने का प्रयास किया। कुल 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन बात करते हैं कि कोबर सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं की, तो जो कि निम्नलिखित है। कहता है कि भूसंचलन से उत्पन्न दबाव इतना प्रबल नहीं हो सकता कि हिमालय और आल्प्स जैसे श्रेणियों का निर्माण हो सके। तो ये कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा फोर्स उसमें नहीं हो सकता कि ऐसी बड़ी बड़ी श्रेणियों का निर्माण हो सके। अगला है कि कोबर के अनुसार अग्र प्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकते हैं। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी। कहता है एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, लेकिन स्वेस के अनुसार पृष्ठ प्रदेश खिसकता है और अग्र प्रदेश स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, कहता है कोबर ने 9 दृढ़ भूखंडों का उल्लेख किया, परंतु भूसन्निधियों की संख्या एवं उनकी स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। नेक्स्ट है कि कोबर के अनुसार भूसन्निधियों के दोनों ओर पर्वत बनते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी फिगर में देखा था कि यहाँ पर कुल्लू बना, बीच में मध्यपिंड, फिर इधर हिमालय बना। ये कोबर के अनुसार है, लेकिन स्वेस के अनुसार केवल एक और पर्वत बनता है। अर्थात ये सब जो है प्रमुख आलोचनाओं में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कहता है कई भूवैज्ञानिक ने कोबर के अति संकुचनवाद की भी आलोचना की है। देखिए आलोचना तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अंततः हम कह सकते हैं कि वर्तमान शोधों के द्वारा कोबर का सिद्धांत अमान्य जरूर है, परंतु इसकी बहुत महत्वता है। इस सिद्धांत के द्वारा कोबर ने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत से जो क्वेश्चन उठते थे या जिनके जो भी क्वेश्चन लोगों के मनों में था, उन कई सारे प्रश्नों का इससे जवाब मिला। इसके अलावा
पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में कई नई खोजों के लिए मार्ग भी जो है ये प्रशस्त हुआ है। तो उम्मीद है ये आपने इसे अच्छे से समझा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।